अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त जो एक मामला ब्रॉडशीट LLC के हवाले से हम उस पर सबसे पहले बात करें, और ये ज़िम्मेदारी काबीना अरकान को भी सौंपी गई है इमरान खान साहब की जानिब से कि इसको हाईलाइट किया जाए। आज शिबली फराज साहब शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर कहीं रोशनी डाल रहे थे, और ये ब्रॉडशीट के साथ पाकिस्तान का जो मुआहिदा है ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में सन 2000 में एक मुआहिदा हुआ था। 3 साल का ये 2003 तक का मुआहिदा था, और उस वक्त इंटेंशन ये थी कि जो भी असासे पाकिस्तानियों के गैर मुल्की हैं जो डिक्लेयर्ड नहीं हैं या खुफिया तरीके से बनाए गए हैं, उनकी छानबीन हो, उनके बारे में इल्म हो, और फिर कहीं ना कहीं उनकी रिकवरी के लिए काम किया जाए। अब ये जो इंटरव्यू सामने आया है जिसमें हम देख रहे हैं कि बहुत से इंकशाफात हैं, उसका एक पहलू जिसको बहुत उजागर किया जा रहा है वो तो 2012 में एक मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब के किसी रिश्तेदार जो कि भतीजे या भांजे बताए जा रहे हैं, जिन्होंने रब्ता किया इस ब्रॉडशीट के मालिक से और उनसे उन्हें कुछ पैसों की ऑफ़र की और कुछ चीज़ें रोकने की बात की। एक तरफ तो इसका एक ये इंपॉर्टेंट पहलू है जो सामने आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हैं जिसमें मुसावी साहब ये वाज़े तौर पर फरमा रहे हैं कि जो इंटेंट 2000 में उन्हें नज़र आया, फिर किस तरह से जो वॉचडॉग है अबाउट करप्शन नैब, वो बहुत सारी चीज़ों में मामलात को रोकता रहा और उस तरह से चीज़ें खुलकर सामने नहीं आने दी गई। यहाँ तक कि बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने आफ्ताब शेरपाव साहब का जिक्र भी किया है कि उनके नाम को छुपाया गया, जब इन्वेस्टिगेट हुआ पता लगी चीज़ें तो फिर पर्दा डाला गया, नाम हटाया गया, चीज़ें नहीं रिकवर की गई, और वो जो इंटेंट था जो इनिशियली परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया। और फिर उसके बाद एक रकम जो अदा करनी थी वो इसको ब्रॉडशीट को नैब ने वो नहीं की। फिर एक फ़ैसला आया जिसमें नैब को एक पेनल्टी हुई, फिर उसके बाद दूसरी पेनल्टी, और इसकी एक बड़ी तवील तारीख़ है। अगर बात की जाए 2000 से लेकर 2020 तक की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें वो एक अहवाल भी है जहाँ पर शहजाद अकबर साहब की मुलाकात भी है लंदन में, और उनके साथ कोई एक मुबैना तौर पर जनरल साहब थे जिन्होंने अपने कट में दिलचस्पी का इजहार किया। ये एक बड़ी तवील कहानी है, अगर हम उसकी डिटेल में जाएंगे तो शायद मामलात बहुत लंबे हो जाएंगे, वो सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें जो आम पहलू है वो दो चीज़ें हैं। एक ये कि जो इंटेंट 2000 में था परवेज़ मुशर्रफ साहब का करप्शन को रिकवर करने का, लूटी हुई दौलत को रिकवर करने का, वो बीच में कहाँ बैठ गया, कहाँ गायब हो गया, एक सवाल ये है। दूसरा ये कि 2012 के हवाले से नवाज शरीफ साहब के भतीजे या भांजे की बात आज की जा रही है, तो ये 8 साल की खामोशी क्यों थी? वो जितने भी $1 मिलियन की जो करप्शन थी या जो भी रिश्वत थी जो ऑफ़र की गई, उस पर यह खामोशी क्यों बरकरार रही? ये एक बड़ा और अहम सवाल है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम इस ब्रॉडशीट का जो मामला है जिसका ज़िक्र हर जगह पे हम सुन रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करें। और इससे ज़्यादा बढ़कर जो एंगल मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये कि करप्शन या लूटा हुआ पैसा या लूटे हुए असासे या गैर मुल्की असासे, उनको बाहर लाने, बाहर से वापस लाने का कोई इंटेंट हम रखते हैं, फिर उसके लीगल पैरामीटर्स क्या हैं, क्या हम लाने की सलाहियत रख सकते हैं, लीगली हम कोई तरीका अपना सकते हैं, या ये करप्शन लूटा हुआ पैसा रिकवर करेंगे। ये 2000 में भी एक स्लोगन था, पॉपुलर स्लोगन था जो एक आमिर ने इस्तेमाल किया। ये मौजूदा हुकूमत भी जो 2-2.5 साल से असासों का सुराग लगा रही है, ये भी सिर्फ सुराग लगाने में दिलचस्पी रखते हैं, और बुनियादी तौर पर कोई भी ये नहीं चाहता कि ये रकम कौमी ख़जाने में वापस आए या अमली तौर पर इस हवाले से कोई कोशिश की जाए। मैं इस एंगल पर चाहूँगा कि हम इस ब्रॉडशीट के मामले पर बात करें, लेकिन ज़रूर हम नवाज शरीफ साहब का मामला और दूसरी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कल DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें उन्होंने चाय पानी पिलाने की बात की PDM को। मौलाना फजल रहमान साहब ने जवाब दिया, बड़ा दिलचस्प जवाब, कि ख़ुद आप पिज़्ज़ा खाएं और हमें सिर्फ आप चाय पानी की दावत दें तो ये ज़्यादती है। लेकिन DG ISPR के बयान, फ़ौज के बड़ा तहम्मुल और तमाम तर चीज़ों के साथ रिस्पॉन्ड करना भी मौलाना को शायद पसंद नहीं आ रहा। वो बड़ा फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, एग्रेसिव खेल रहे हैं, और वो यकीनन बिल्कुल भी इस वक्त बैक फुट पे या जाना या कहें कि कोई अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात को चलाने की बात नहीं करते, पिंडी आने की बात करते हैं, दीगर मामलात हैं। इस वक्त PDM और PDM का पहले इलेक्शन कमीशन के बाहर जो धरना है, एहतजाज है, उसकी बात है, और फिर दीगर तमाम तर चीज़ें। तो ये पैरेलल एक तरफ एक सियासी मंजरनामा है जिसमें तमाम तर सूरत हाल है। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया नासिर बेग चुगताई साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और
सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके वक्त का। सलमान आबिद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं। और ताहिर मलिक साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। नासिर बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। ये ब्रॉडशीट का मामला इज़ क्वाइट ब्रॉड एक्चुअली, इसमें बहुत कुछ है, वो तफसील बहुत लंबी है, लेकिन ये कहाँ से अचानक ये जुर्माने हो चुके थे, हम ख़बरें पढ़ चुके थे, फिर जुर्माना बढ़ा नैब को, वो भी हम पढ़ चुके, फिर नैब के इंटेंट पर सवाल, कोई नई बात नहीं है ये। फिर आज नवाज शरीफ साहब के हवाले से 2012 में किसी की मुलाकात हुई, वो जिस शख्स कोई डार साहब हैं जिनका बात कर रहे हैं, वो भी बड़ा वाज़े तौर पर शरीफ फैमिली कह रही है कि हमारा कोई ऐसे नाम का जानने वाला रिश्तेदार नहीं। और फिर 8 साल बाद आज इस चीज़ को पब्लिक किया जा रहा है और हुकूमत एम्फसाइज़ कर रही है कि इसको अवाम के सामने लाया जाए और बताया जाए। हाउ डू यू सी इट, कैसे देखते हैं इसे सर आप? मेरे ख्याल है ब्रॉडशीट की जो फैक्ट शीट है, पहले उसको सामने रखें। एक दिवालिया कंपनी जिसको हमारे फौजी आमिर साहब ने, जो बहुत डरते वरते किसी से नहीं थे, वो उन्होंने एक ठेका दिया, और वो ठेका था सियासतदानों के असासों की तलाश जी। अब उसमें भुट्टोज भी शामिल थे, उसमें शरीफ भी शामिल थे, उसमें क्रॉस दी बोर्ड सब शामिल थे। तो जहाँ तक भुट्टोस का नाम आया, शरीफ का नाम आया, वहाँ तक तो ठंडे ठंडे रहे। फिर जहाँ अपनों का नाम आया, वहाँ बिगड़ते चले गए, मामलात ख़राब होते चले गए। बहुत बड़ी पेमेंट की गई इन लोगों को, इतनी बड़ी पेमेंट जो बकौल हसन नवाज के कि अमन फील्ड के जो फ्लैट्स हैं उनकी कीमत से भी ज़्यादा है जी। अच्छा, इस कोर्ट का फैसला कोई बड़ा फैसला नहीं है, इस कोर्ट का छोटा सा फैसला है कि ब्रॉडशीट ने केस फाइल किया, और उस केस में कोर्ट ने कहा कि इस केस का ताल्लुक एवन फील्ड से नहीं है। अब ना यहाँ इससे नवाज शरीफ को फ़ायदा हो रहा है, वो बरी नहीं हुए इस मुकदमे से, और ना किसी और को। लेकिन ब्रॉडशीट चाहती ये है कि उसको एक बार पिटेगा मिल जाए। उसने कई ऑफर्स किए हैं, शहजाद अकबर साहब बार बार गए, यकीनन हम कहते थे किससे मुलाकातें कर रहे हैं, ये मूसवी से मुलाकातें कर रहे होंगे, जो पता नहीं कितने बरसों से ईरान से भागे हुए और वहाँ मुकीम है। तो सूरत ये बनी कि हमने तकरीबन 1 अरब रुपए, बहुत ज़्यादा इस पर लगा दिए और हमें मिला कुछ नहीं। आपने नाम लिया साबिक़ वज़ीर दाखिला का, जब उनकी बारी आई तो मुशर्रफ पीछे हट गए, और भी कई नाम हैं इसके अंदर कि जब उनकी बारी आई उनका भाई नहीं इनको नहीं। तो वो कहता ही है मूसवी मखौल शख्स से कि जब मुझे मालूम हुआ क्रॉस द बोर्ड नहीं है तो मैंने मना कर दिया। इतने बड़े आदर्श, इतने बड़े इक़दार मैं तस्लीम नहीं करता। बिल्कुल। एक लॉबिस्ट कंपनी, एक कंपनी जो जिसका काम ही ये है कि वो मुखबरी करे, दलाली करे और इन्वेस्टिगेशन करे। बहुत हैं बरतानिया में और अमेरिका में लाइसेंस याफ्ता हैं जी, लाइसेंस याफ्ता हैं। ये दिवालिया हो गई थी, इसको आपने खड़ा किया पैरों पर। अच्छा, एक सवाल आपने बड़ा अच्छा किया कि क्या हमारी ख्वाहिश थी। हमारी ख्वाहिश यहाँ तक होती है अरसलान कि जब मेरे ख़िलाफ़, आप मेरे दुश्मन हैं और मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही हो और मेरे ख़िलाफ़ सबूत आ रहा हो, तो मैं खुश होता हूँ, मैं पेमेंट करता रहता हूँ, एक दूसरी पेमेंट, तीसरी पेमेंट। लेकिन जब मेरे दोस्त पर बात आती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल, वही मुशर्रफ साहब ने किया और वही इमरान खान साहब कर रहे हैं। इस वक्त भी क्रॉस द बोर्ड एहतसाब नहीं हो रहा। तो सर ये 20 साल को सम अप कर दें कि जो मुशर्रफ साहब भी अपनी दोस्तियां निभा रहे थे और आज 20 साल बाद भी, और इसके दरमियान भी जो आए, खैर वहाँ पर तो ऐसी कोई एफर्ट ही नहीं थी, ना कोई एहतसाब का नारा था। नहीं थी ना, वहाँ तो मुकम्मल करने की कोशिश की गई, वहाँ तो कोशिश की गई मामला को दबा दिया जाए। बिल्कुल सही। यहाँ पर दावे लेकर आए थे ना आप कि आप क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करेंगे, तो ना मुशर्रफ कर पाए ना हम अब कर पाए। अब तो खैर हम बहुत ज़्यादा BRT से शुरू करें, कहाँ कराची ग्रीन लाइन तक आ जाएं। कितना लॉस हो रहा है ख़जाने को, गंदम, आटा, चीनी वीनी सब निकाल लें आप। और फिर शुगर मिलें, अब क्या कह रही हैं, शुगर मिल इसकी पैदावार शुरू कैसे हो गई, गन्ना कितने का है, बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं जो सामने आने वाले हैं। और फिर रेलवे में क्या हो रहा है, IPPs में क्या हो रहा है, IPPs क्यों गए हैं। बड़ी तफसील से आपने रोशनी डाल दी सारे मामले पर। मैं ज़रा ताहिर मलिक साहब की राय लूँगा। ताहिर मलिक साहब, 70 साल से ज़ायद अरसा हो गया में एहतसाब, लूटी हुई दौलत वापस लाना, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की है उनको कैफरे किरदार तक, ये नारे हम लगाते आ रहे हैं
चाहे कोई डिक्टेटर आया उसने भी यही नारे लगाए, कोई जमहूरी हुकूमत आई उसने भी यही बात की, ये जो आज पीडीएम में हाथों में हाथ डाले साथ हैं ये भी इसी चक्कर में एक दूसरे को घसीटने की बात करते थे और पेट फाड़ कर निकालने की माल बात करते थे। ये 72 साल के आगे भी कह लें कि और 10, 15, 20, 30 साल भी यही मंजन बिकना है, या इट्स अबाउट टाइम कि अब जब ये ब्रॉडशीट की रियलिटीज़ आ रही हैं, बाकी आ रही हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, अब हमें पता लग रहा है कि शायद ये कभी कोई एहतसाब शायद ना ही कर पाए, क्योंकि अगर एक डिक्टेटर नहीं कर पाया, फिर इस तरह की एक रियासत मदीना के मॉडल पे कायम एक हुकूमत में इमरान खान साहब जैसा अजीम लीडर नहीं कर पा रहा, तो फिर और क्या तवक्को अब रखनी। इससे आगे बढ़ते हैं और कोई और चीज़ पर फोकस करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ मेरी ज़ाती राय में एहतसाब इस तरह नहीं हो सकता। एहतसाब के लिए आपको सबसे पहले, अगर पंजाबी जुबान में कहते हैं चोर नहीं, चोर दी मां नू पकड़ो जिहड़ी चोर पैदा कर दी है। सवाल ये है कि अगर करप्शन हर दौर में हुई है तो इसका मतलब है वो इंडिविजुअल से अगला क्वेश्चन है, वो ऐसी कंडीशन है, ऐसा निज़ाम है, ऐसी इन्वायरमेंट है जिसमें करप्शन पनपती है, जिसमें करप्शन से काम चलता है। तो फैसला हमने ये नहीं करना कि हमने एहतसाब करना है, मेरी ज़ाती राय है, हमने फैसला ये करना है कि क्या हमने एक साफ सुथरा निज़ाम बनाना है कि यहाँ इस तरह चलना है। और अभी तक हमारा फैसला ये है कि हमने इसी तरह चलना है। वो हमने फैसला किस तरह किया है, ये इसकी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये ब्रॉडशीट, इसी का नाम ले लेते हैं। 2000 में आपने मुआहदा किया कि जी आप ज़रा हमें बताएं नवाज शरीफ के पास कितने पैसे हैं, कितने करप्शन के पैसे हैं। फैसला हुआ कि 80% आप पाकिस्तान को दे देंगे, 20% आपको देंगे। पाकिस्तान को इससे ये मिला कि 4 अरब रुपए हमने जुर्माने में दे दिए। हुआ ये कि जनरल साहब का मुआहदा हो गया, उनको मोहब्बत आ गई, उन पर रहम आ गया। उन्होंने कहा जी मियाँ नवाज शरीफ साहब आप 10 साल के लिए सऊदी अरब जाएं, आप जाने और हम जाने, कौन सा एहतसाब, कौन सी लूट मार। तो एक चीज़ तो साबित हो गई कि ये इस केस की नीयत एहतसाब था ही नहीं, रिकवरी था ही नहीं, प्रेशर टैक्टिक्स था और प्रेशर काम कर गया। जब नवाज पे केस हुआ तो जब वो सऊदी अरब गया तो उसमें ये अंडरस्टूड था उस मुआहदे में कि अब आप पे कोई केसेस नहीं होंगे। तो अगर आपने वाकई ईमानदारी से एहतसाब करना है तो सबसे पहले तो उस हुकूमत का एहतसाब करें जिन्होंने ये केस किया था 2000 में। तो पहले तो मुशर्रफ साहब हो गए, अब आगे चलते हैं। ये जो मुस्तफी साहब हैं, इन्होंने को 15 दफ़ा कहा कि आपकी नैब करप्शन के खिलाफ नहीं है, एहतसाब के खिलाफ नहीं। उसने 2 जगह पे कैटेगोरिकली कहा कि जितने आपके अफसर हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं। ये वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात उसने की, उसने एहतसाब जनरल मुशर्रफ का मैंने आपको बता दिया, ऑफिसर जो आपका स्टेट क्राफ्ट है उसका भी मैंने बता दिया कि वो हिस्सा मांगता है, वो इंफॉर्मेशन आगे भेज देते हैं। एक दो कहता है मैंने जो अकाउंट्स बताया कि वहाँ पे $1 बिलियन है, पता लगा पैसे पूछे साफ हो गया। नवाज शरीफ को उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि उसका रिश्तेदार आया, वो कहता है मेरे से मुकमुका करो, नवाज शरीफ भी गंदा हो गया। अब चौथा आ गया रियासत मदीना वाले, उसने बताया कि अक्टूबर 2018 में मैंने ये इन्फॉर्मेशन पास की किसी को, और ये ज़हन में रखें अब ये इमरान का दौर शुरू हो गया है अक्टूबर 2018 में। ये शहजाद अकबर साहब का दौर है जी। चले मैं नाम नहीं लेता, आपने ले लिया। तो मुझे बताएं कि किसने एहतसाब करना है। मुशर्रफ का मैंने बता दिया, नवाज पे भी उसने इल्ज़ाम लगा दिया है। उसने कहा स्वाय जनरल अमजद के सारे जितने भी नैब के आपके हेड थे उसकी किसी की दिलचस्पी एहतसाब में नहीं है, रिकवरी में नहीं है, वो अपने हिस्से में है। तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है अगर कोई जर्नलिस्ट या ओपिनियन लीडर ये बहस करे कि ये नवाज शरीफ भी करप्शन है, तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती होगी। ये करप्ट सिस्टम है और इसमें सिर्फ करप्शन हो सकती है। राइटली सेड आपने। नाम तो सर मैं भी नहीं लेना चाहता था, लेकिन नाम चूँकि लिया गया है, छपा हुआ है हर जगह, वो नहीं, जो नाम नहीं छपा मुबैना तौर पर, वो एक साहब हैं जो शहजाद अकबर साहब के साथ थे, उनका नाम नहीं छपा हुआ। वो कौन थे? वो मुस्फी साहब कहते हैं कि ख़ुद भी नहीं उनको बताई गई, उनकी आइडेंटिटी उन्होंने नहीं बताई। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बताया कि वो अपना कट लेने में, अपना परसेंटेज, अपना शेयर लेने में दिलचस्पी रखते थे, और इससे ज़्यादा कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर भी मज़ेदार बात यह है कि ऐसे आप सारे तनकीद करते हैं शहजाद अकबर साहब पे, उनको मुस्फी साहब ने बिल्कुल क्लीन चिट दिया। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर साहब लाइल्म थे कि वो भी को जो उनके साथ साहब हैं वो को कट मांगने में दिलचस्पी रखते हैं। तो जब उन्होंने कट मांगा तो ये शायद शहजाद अकबर साहब के लिए भी नई बात थी। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ तो हमें शहजाद अकबर साहब, जिन पर हम बहुत तनकीद करते हैं, उनके हवाले से और इस हुकूमत के हवाले से नज़र आती है। पर वो साहब कौन थे जो कट मांग रहे थे, वो पता लग जाता, वो भी ठीक होता। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के जवाब
इस सारे के सारे मामले में काबिल मुशफी साहब के पास भी नहीं है। ब्रेक की जाने में बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर सलमान आबिद साहब से हम जानेंगे कि इंटेंट का मसला है या कोई मसला कहीं और है, चाहते ही नहीं हैं हम, या हम सुराग लगा लेते हैं और फिर मसलियत के तहत हमें खामोश होना पड़ता है। मुझे याद है कि पहले 6 महीने से कम टाइम में शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी थी कि हमने सुराग लगा लिए हैं, हमें पता लग गया कहाँ कहाँ कौन सी जायदादें। वो सुराग उस दिन का लगा हुआ, आज 2.5 साल गुजर गए हैं, 2 साल गुजर गए हैं, नहीं पता कि फिर आगे क्या हुआ। इसकी क्या वजह, ब्रेक के बाद जवाब लेते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। सलमान आबिद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, इस वक्त बेग साहब ने भी बड़ा तफसील से राय का इजहार किया, मलिक साहब ने भी किया, आपकी राय बड़ी मोहतरम। वजह क्या है सर? ये कोई आमिर होता है, मजबूरियाँ होती हैं, उसने अपनी आमरीत को चलाना है। जमहूरियत है, जमहूरियत में भी मजबूरियाँ होती हैं। फिर कौन सा ऐसा तरीका निज़ाम हुकूमत है जहाँ पर मजबूरियाँ नहीं होंगी और एहतसाब दोस्त या रिश्तेदार से आगे बढ़कर होगा? कुछ बदला नहीं, 20 साल 2 दहाइयाँ बड़ा लंबा अरसा होता है, इसके दरमियान ये तीसरा जमहूरी दौर है। तब एक हम देख रहे थे आमरीत थी, मामलात वहीं के वहीं हैं और हम आज भी फंसे हुए हैं। ज़िद हमारी वही है, ज़ोर हम इसी बात पे लगा रहे हैं कि ये लूटी हुई दौलत हम वापस लाएंगे। सुराग हमने लगा लिया है, कौमी ख़जाने में आएगा, एहतसाब होगा, करप्शन ख़त्म होगी, हो नहीं रहा सर। बुनियादी बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान की मजमूई सियासत का जायज़ा लें या रियासती निज़ाम का जायज़ा लें तो यहाँ करप्शन और बदनवानी और लूट मार जो है वो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हुई है। उसे फौजी इक़्तिदार में जो लोग आए उन्होंने भी इसको इस्तेमाल किया, और जो सियासत में जमहूरियत के नाम पे लोग आए उन्होंने भी उसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया, यानी अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ एक बड़े हथियार के तौर पर करप्शन को के टूल को इस्तेमाल किया। यही वजह है कि ये चाहे हमारे फौजी हुक्मरान हो और चाहे हमारे सियासी हुक्मरान हो, इन्होंने कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट शफाफ एहतसाब का निज़ाम नहीं डेवलप होने दिया जो किसी इन बड़ी ताकतों को या रूलिंग एलीट को अकाउंटेबल कर सके। दावे सब ने किए हैं, नारे सब ने लगाए हैं। आपको इस बात का दुख है कि रियासत मदीना का जो हुक्मरान है उसने अभी तक एहतसाब नहीं किया। पीपल्स पार्टी और PMLN ने तो 2006 में मिसाक जमहूरियत में वादा किया था ना, एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, इंडिपेंडेंट एहतसाब का इदारा बनाने का। उन्होंने भी समझौता कर लिया। फिर इसी तरह से जनरल मुशर्रफ की बात है, जनरल ज़ियाउल हक की बात है, नवाज शरीफ की बात है, पीपल्स पार्टी की बात है, इमरान खान की बात है। असल में अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो एहतसाब करने के लिए जो हमारा रूलिंग एलीट तबका है वो तैयार नहीं है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो वो कि जिस किस्म के इदारे और जिस किस्म की पॉलिसी और कानून साजी बननी चाहिए वो यहाँ नहीं बन पाती। दूसरे नंबर पे आपके यहाँ पॉलिटिकल कंप्रोमाइज हो जाते हैं। जैसे अभी ताहिर मलिक ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जनरल मुशर्रफ जब आए तो वो नवाज शरीफ का एहतसाब करना चाहते थे, लेकिन जब उनसे डील हो गई तो फिर मामला खत्म हो गया। यही पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान भी हमने आंख मचोली का खेल देखा जिस वक्त सैफुर रहमान एहतसाब कमीशन बनाकर आए थे। अच्छा, अब इसी तरीके से इमरान खान ने एक डिफरेंट तरीके से कहा था, क्योंकि उनकी तो पॉलिटिक्स ये थी कि वो हर सूरत में एहतसाब करेंगे, लेकिन उनकी अपनी जमात के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी ना किसी शक्ल में एहतसाब के जुमरे में आते हैं। अच्छा, अब आप कहते हैं जी हम बेलाग एहतसाब करेंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि वो बेलाग एहतसाब तो नहीं हो रहा, उसका सारा जोर जो है वो अपोजिशन जमातों की तरफ है, तो इस वजह से वो एक मुतनाज़ा बन जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ बुनियादी तौर पे, और दूसरा देखिए जो बाहर से जाके दौलत लेके आने वाली बात है, इसका तो हर हुक्मरान ने इस नारे को इस्तेमाल किया है। आपने अपने इंट्रो में भी कहा है कि यही पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे की करप्शन को पकड़ना चाहते थे, अब आपस में गले मिल गए हैं और उनको जमहूरियत का दर्द इस वक्त पेट में उनके मरोड़ उठा हुआ है कि हम जमहूरियत के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये जमहूरियत से ज्यादा जो है इक्तदार की सियासत है, पैसे की सियासत है, इसमें रंगे हुए हैं। इसलिए मैं तो बुनियादी तौर पर, ये ताहिर मलिक ने बिल्कुल ठीक बात की है कि इंडिविजुअल से ज़्यादा आपका जो पूरा स्टेट क्राफ्ट है जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन बनने थे ट्रांसपेरेंसी के, अकाउंटेबिलिटी के, मॉनिटरिंग के, वो आपने बनाए नहीं है। और आप आज भी जो है, यानी अगर कोई शख्स इस वक्त हुकूमत से मफाहमत कर ले तो वो एहतसाब के शिकंजे से बच जाएगा, और अगर वो हुकूमत के मुखालफत में खड़ा रहेगा तो फिर वो किसी ना किसी शक्ल में एहतसाब के जुमरे में आएगा। ये जो
नैरेटिव हमने बना दिया है ना, ये बुनियादी तौर पर एक गलत नैरेटिव है। और वैसे भी देखिए, ये जो वाइट कॉलर क्राइम होता है ना, इसको पकड़ना कोई इतना आसान नहीं होता। इसके अंदर बड़े बड़े मजबूत किस्म के नेक्सस इंस्टीट्यूशनल लेवल पे डेवलप हुए हुए हैं, एक दूसरे की मदद के साथ, एक दूसरे की सपोर्ट के साथ ये बनाते हैं। और जहां मैंने आपको कहा कि ये करप्शन को और बदउनवानी को टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से हमारी पॉलिटिकल क्लास जो है अनफॉर्चुनेटली सियासत को, जमहूरियत को और कानून की हुक्मरानी को भी बतौर टूल इस्तेमाल करती है। ये जो इस वक्त पीडीएम है या कल इमरान खान अपोजिशन में थे, ये सब एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इन बड़े खुशनुमा नारों को। अगर ये वाकई एक शफाफ इत्तेसाब का निज़ाम चाहते हैं ना, तो पहले तो अपनी अपनी जमातों के अंदर से वो शफाफियत का निज़ाम कायम करें ना। अपनी अपनी जमातों के अंदर जो करप्ट लोग हैं, ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी सलमान आबिद साहब, अगर इस तरह हो जाए तो देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, अगर ये नहीं होगा अरसलान खालिद, तो फिर यही होगा ना जो ताहिर मलिक कह रहे हैं कि चलता रहेगा। इसमें जो भी हुक्मरान चल रहा है सर, अभी तक चल रहा है, होगी वो इसके साथ अपना आंख मचोरी का खेल खेलती रहेगी। चल रहा है और चलता रहेगा। मैं बेग साहब आपके वसीतर तजर्बे की रोशनी में जानना चाहूँगा कि कोई उम्मीद हम रखें, या ये जो हम सोच रहे हैं कि कभी, अब हमें इस हुकूमत से उम्मीद थी, माजी से हम नाउमीद हो गए थे दो जमातों से कि जी ये बातें करती हैं, फिर उससे पहले मार्शल लॉ भी आया तो हमने बड़े खुश हुए थे, फिर हम नाउमीद हो गए थे कि नहीं ये हमें आमरीत भी कुछ नहीं दे रही, फिर हम दोबारा जमहूरियत पे आए, फिर दो जमातें आजमाया, हमने कहा जी नहीं ये बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की दो जमातें हैं, नई जमात आएगी, अब वो भी कुछ नहीं दे रही। ये मायूसी बढ़ती जा रही है। अब क्या उम्मीद रखनी चाहिए या हमें समझ लेना चाहिए कि ये टूल्स हैं जो हर जगह पर अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल होते आए हैं और होते रहेंगे, एंड देयर इज नथिंग मोर टू दैट। मुझे 50 साल हो गए, 55 साल हो गए इनकलाब की ख्वाहिश करते हुए। वो इनकलाब नहीं आया, मुझसे पहले जो गुजर गए उनको भी इनकलाब की ख्वाहिश थी, वो नहीं आया। मायूस नहीं हूँ मैं। अब मैं समझता हूँ कि परिंदे लौट आएंगे, क्यों मायूस होते हो? तो परिंदे आवारा हो गए, कहीं चले गए, वापस आ गए, लेकिन उसकी वापसी के लिए हमें माहौल बनाना होगा। मैं अब अभी जो हम बहुत सी बातें कर रहे हैं, नवाज शरीफ, भुट्टो, इमरान खान, मुशर्रफ, यार 48 में जाइए ना आप, 1948 में करप्शन वहाँ शुरू होती है। करप्शन शुरू होती है कहते हैं ना क्लेम्स में, कि जो इंडिया से आए हुए लोग हैं वो जब क्लेम फॉर्म भरते हैं तो वो एक बहुत बड़ी करप्शन का आगाज़ होता है। और कायद आज़म ने तकरीर की थी अपनी, और उसमें कहा था हमें अमन अमान पे काबू रखना है और करप्शन पर को ख़त्म करना है। इसका मतलब उसका करप्शन थी, वो चलती रही। करप्शन तो आदम के ज़माने से आ रही है, उनके बेटे ने करप्शन की थी उसके, तो वो एक फितरी इंसानी मसला है। लेकिन कितनी बड़ी करप्शन हो, एक हुकूमत दूसरी हुकूमत की करप्शन को ना पकड़ पाए और मुकम्मल कर लिया जाए, हर एक से मुकम्मल कर रहा है। बिल्कुल सही कहा कि नवाज शरीफ नूरा कुश्ती के बाद गए थे। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ अब फिर नूरा कुश्ती के बाद गए। अब आप ड्रामे कर रहे हैं बैठकर कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कौन सी मेडिकल रिपोर्ट्स थी, वो उनकी इंक्वायरी कराएंगे। आप ख़त्म हो गया वो खेल। नवाज शरीफ गए और अब जब आएंगे जब वो चाहेंगे, और आप इनको जाने दिया। इसी तरह और भी मुकदमे हमारे आसपास चल रहे हैं, बहुत से मुकदमे हुए इस हुकूमत को बनाने के लिए। 40 से 47 परिंदे लाए गए जहाज़ों में भर भर के, ब्लैकमेल किए गए, धमकियाँ दी गई, टेलीफोन कॉल्स गई, व्हाट्सअप गए, करप्शन दी। तो मुझे लगता है कि जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे बहुत बड़े पैमाने पर, जब तक हम इदारे नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इदारे कौन से इदारा है हमारे पास? नैब इदारा है हमारे पास, और भी इदारे हैं जहाँ हर तरह की करप्शन है, जहाँ अखलाकी करप्शन भी है, जहाँ पर माली करप्शन भी है, और जहाँ पर सियासी करप्शन भी है। तो मैं समझता ही हूँ कि भी टाइम लगेगा, हमें एक और निजात दहिंदा का इंतज़ार करना होगा। कुछ आए थे उनको कत्ल कर दिया हमने, कुछ आए थे उनको फांसी दे दी हमने, कुछ आए थे उनको हमने सड़कों पर मार डाला। तो निजात दहिंदा की फिर तलाश करना होगी। मैं समझता हूँ कि ये ड्रामा चलता रहेगा, इसका पर्दा नहीं गिरने वाला। ब्रॉड शीट हो, फैक्ट शीट हो, टीन की छत हो या कुछ भी हो, ये सब दलाल हैं, ये सब कमीशन एजेंट हैं, ये सब अपने पैसे काटते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और हम नुकसान पहुंचा के, हम नुकसान जब हमें पहुंचता है तो हम खुश होते हैं, हम नारे लगा रहे हैं आज।
आज काबीना में मीटिंग हुई है, काबीना में बात हुई है, ब्रॉडशीट पर बात की जाए। ब्रॉडशीट पर क्या बात करेंगे आप लोग? आप पे जुर्माना हुआ है, आप पे जो, और 2 साल नहीं ब्रॉडशीट पर बेग साहब बात की जाए, लेकिन 2012 वाले नवाज शरीफ वाले मामले पर, 2000 वाले पर तो मैंने गलती की ना सर बात करने की, वो तो बात नहीं करनी थी उस पर, तो हम गलती कर रहे हैं। सही कर 2012 का भी है, लेकिन ब्रॉडशीट का ये 2 साल जो गुजरे हैं, 2.25 साल, इसमें आप क्यों चुपचाप बैठे रहे? फाइन अदा क्यों नहीं किया आपने? अब वो आपसे इंटरेस्ट मांग रहा है, वो आपसे सूद मांग रहा है। और जो आप अंजुम डार की बात कर रहे थे, डॉन की स्टोरी देखने आज की आप, डॉन ने उसको रगड़ा मार दिया है और वो जवाब नहीं दे पाया कौन है अंजुम डार। तो देखिए बेग साहब आपका पॉइंट आ गया सर, एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है। मैं ब्रेक से वापस आकर क्विकली इस मामले पर मायूसी या पुरुमीद होने पर एक एक कमेंट लूँगा, सलमान आबिद साहब से, ताहिर मलिक साहब से, और फिर एक कमेंट हम ज़रूर जो PDM है उस पर भी लेना चाहेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब को भी पिज़्ज़ा पसंद है, अब चाय पानी से बात आगे निकल गई है, ये उन्होंने इजहार कर दिया है, मैं इस पर भी राय लूँगा, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मलिक साहब बड़ा क्विकली इस मामले को, अब हमने काफ़ी बात इस पर कर ली, मायूस हैं, पुरुमीद हैं, कोई बेहतरी या कोई इदारे या चीज़ें, मैं ये समझ लूँ जो एक हम सुनते आए या एक बात है कि जी ये एक इर्तिका का अमल है, जमहूरियत अभी तो बड़ी नई है, वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी आएगी, इदारे मैच्योर होंगे, सियासतदान मैच्योर होंगे और इवेंचुअली हम भी एक उस मुकाम तक पहुँचेंगे, या ये सिर्फ बातें ही हैं आपकी नज़र में? ये सिर्फ बातें हैं। देखिए बात सीधी सीधी है, रैशनल बंदा कभी मायूस नहीं होता। ये जो आप इमोशन की बात करते हैं, इमोशनलिज्म हमेशा आपको मायूस करता है या हाइपर करता है। रैशनल सी बात है, मेरा लिए हमें समझ नहीं आ रही, जो माशरा बोता है, जो रियासतें बोती हैं वही काटती हैं। मुझे तो आज तक समझ ही नहीं है इस मुल्क की, यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो जब तक वो फेयर नहीं होगा, एक छोटा सा लफ्ज है, जब तक ये रियासत इंश्योर नहीं करती कि इस मुल्क के हुक्मरान वोट से आएंगे अवाम के, और अवाम के वोट से जाएंगे, इसके किए बगैर आपका कुछ नहीं बनना। और इस कल्चर में जहां तक आप चाहे डर खौफ से ये बोलें या ना बोलें, अभी तक पाकिस्तान की तारीख में एक भी इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। 1970 का सबसे बड़ी धांधली कहते हैं जो फेयर हुआ इलेक्शन, सबसे बड़ी धांधली उसमें हुई कि तारीख में 54% जिन्होंने वोट डाले उनको हुकूमत ही नहीं थी। तो जो रियासत अभी तक बुनियादी तौर पे एक चीज ही नहीं कर पाई, वो किस तरह उसमें इमोशन है ही नहीं, मुझे वो हो भी नहीं है, ना कुछ होना है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक आप ये कल्चर और ये रियासत ने लाना है, मैं कतई किसी तबलीग का कायल नहीं, कोई इसमें इंडिविजुअल का कसूर नहीं, मीडिया का कसूर नहीं, डंडा रियासत के पास है, सीधी सीधी बात है। रियासत हैज टू इंश्योर वन थिंग, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। जब फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे ना, तो फिर सलमान आबद वाली बात है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर आ जाएगा परफॉर्मेंस का। एक भी पॉलिटिकल पार्टी है, 22 साल इमरान खान ने चने बेचे हैं, मैंने ये कर देना, मैंने वो कर देना, 3 दिन उसका वजीर खजाना नहीं चला अभी तक। वो एक जिसको वॉइस ऑफ दी हुकूमत कहते हैं, अपना फरदौस आशिक अवान साहब, पता नहीं कहाँ से आई है, पीपल्स सर आज की हाईलाइट आपकी, कथा कलामी की माजरत मलिक साहब, आज की हाईलाइट आपने सुनी है? खान साहब ने फरमाया है काबीना इजलास में कि 2.5 साल हो गए, अब वक्त आ गया कि वुज़रा अपनी कारकर्दगी पर फोकस करें। ये आज की बात कर रहा हूँ सर। भाई मैं रिपोर्टर हूँ, मैंने बड़ी खबरें बनाई है, अगले 2 साल बड़े आए हैं। मैं नवाज शरीफ ने कहा था मुझे 2 साल दे दो, बीपी ने कहा मैं 4 साल दे दो, ये सारा टोपी ड्रामा है, सीधी सीधी बात है। ये फैसला अब पाकिस्तान की रियासत ने करना है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान को कहीं लेके जाना तो उसका एक तरीका है कि इसको हवाले करें पॉलिटिशियन के हवाले। और जब आप पॉलिटिशियन को ये मैसेज देंगे कि भाई फेयर और फ्री इलेक्शन होगा, जो बेहतर है वो आगे आएगा, तो आपके अंदर सैनिटी आ जाएगी, आप में डिस्कशन आ जाएगी। एक मुझे पॉलिटिकल पार्टी बता दें, इमरान खान हो, पीपल्स पार्टी हो, नवाज शरीफ हो, कोई हो जिसके पास कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम है, एजुकेशन का कोई प्रोग्राम है, कोई औरत के हुकूक के बारे में प्रोग्राम है, कोई कल्चर के बारे में प्रोग्राम है, एब्सोल्युटली जीरो। तो मुझे तो ना कोई खुशी है ना गम है, मैं इमोशनल आदमी नहीं, रैशनली लॉजिकली पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, ये ऐसे ही रहेगा।
सलमान आबिद साहब, प्रिसाइजली सर बताइएगा कि ये इसी तरह ही है और ऐसे ही चल रहा है? 2.5 साल तो आधा सफ़र कट गया, आधा सफ़र है बाकी, अब परफॉर्मेंस की बात आ रही है, बाकी चीज़ों की। मेन नारा था सर एहतसाब करना, लूटी हुई दौलत जी। देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना वो जामद नहीं होती, एक बात याद रखिएगा भाई, उसने आगे बढ़ना होता है। मैं तो इस मामले में बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूं कि अब पाकिस्तानी स्टेट क्राफ्ट के अंदर, पाकिस्तान की सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के अंदर जो ग्रे एरिया है ना वो बड़े खुलकर नुमाया हो गए हैं, और मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से अब बहुत सी चीज़ें लोगों में नुमाया होती जा रही हैं। अब लोगों को नज़र आ रहा है कि ये सिस्टम जो है वो डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए मैं तो देखिए बार बार कहता हूं कि जिस अंदाज से आप पैच वर्क कर रहे हैं ना इस सिस्टम में, ये पैच वर्क नहीं होगा। आपको सिस्टम के अंदर एक बड़ी सर्जरी करने की ज़रूरत है। अब सवाल यह कि वो सर्जरी कौन करेगा? अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां करती तो ये कर सकती थी ना, इनको कुछ ना कुछ तो टाइम मिला है ना। ये तो पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने सूबे में लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराने तक तो तैयार नहीं है, यानी पावर डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अब जैसे ताहिर मलिक कह रहे थे कि स्टेट को ये तय करना है, हमें ये तय करना होगा कि ये निज़ाम इस तरह से नहीं चल सकता जिस तरह से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें किसी एक स्टेक होल्डर का फरीक नहीं, सारे स्टेक होल्डर को बैठ के पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तब आप इन चीज़ों को लेके चलेंगे। अदरवाइज अगर आप कॉस्मेटिक्स तरीके से स्टेटस को के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ नारे लगा के छोटे मोटी अमेंडमेंट करके अगर ये मुल्क चलाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि ये नहीं चल सकेगा, चाहे वो आपका सियासी निज़ाम है और चाहे वो आपका माशी निज़ाम है, चाहे वो आपका ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है। सर ऐसे में एक और दलील सलमान आबिद साहब बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ जाती है और काफ़ी अरसे से वो फिर आ जाती है, बदल दें, ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत मसले का हल नहीं है, इधर आप ले आए सदारती निज़ाम हुकूमत, बात ख़त्म। ये जितनी आपने बातें की नहीं चलेगा, उसका एक सलूशन ये मिलता है हमें सुनने को। देखिए कोई भी ले आए, मैं तो कहता हूं अगर आपने पार्लिमानी निज़ाम को भी चलाना है तो ऐसे नहीं चलेगा जैसे आप पार्लियामेंट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिस्टम के अंदर रहते हुए एक मेजर डेवलपमेंट्स तो लेके आए ना, जिसकी मदद से आप लेके चलना चाहते हैं। और आप अगर सदारती निज़ाम भी लाना चाहते हैं तो उस पर कोई इतफाक कर लें, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। लेकिन एक सवाल सिर्फ ये है कि अगर आपने इस एटीट्यूड के साथ, चाहे वो इस्लामी निज़ाम है, चाहे वो सदारती निज़ाम है, चाहे वो पार्लिमानी निज़ाम चलाना है, तो आप हर निज़ाम के साथ वही एक्सप्लॉइटेशन करेंगे जो इस वक्त आप कर रहे हैं। आपको खुद दुरुस्त होना पड़ेगा बुनियादी तौर पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निज़ाम कोई भी हो फिर आप उसके समरात ज़रूर देंगे, पर क्या निज़ाम पे डाल देना मामला, या अगर अपनी इंटेंट नहीं है, अपनी विल नहीं है, उसको छुपा लेना, ये दुरुस्त है या नहीं? मैं प्रिसाइजली अब कमेंट ले सकूँगा, वक्त बड़ा कम है मेरे पास। बेग साहब आपसे शुरू करते हुए, अब क्या PDM पर हम रोज़ ही बात करते हैं, अब तो थोड़ा बहुत उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, एक ऑनगोइंग मैटर है। कल एक ऑफ़र चाय पानी की मिली, जवाब आया कि ख़ुद पिज़्ज़ा और हमें चाय पानी। सर अब बात चाय पानी बिस्किट से आगे बढ़ गई हुई है। मौलाना साहब ख़ुद बता रहे हैं कि उन्हें कुछ लजीज चाहिए, कुछ ज़्यादा चाहिए, बात चाय पानी वाली नहीं है। हाँ, उन्होंने तकरीर में कहा है कि हमें चाय पे तरखा रहे हो और ख़ुद पिज़्ज़ा खाते हो। बहुत ज़बरदस्त बात ये है असल में कि ये जो बयान था ना कि अगर वो पिंडी आए तो हम उन्हें चाय पिलाएंगे, बहुत ज़बरदस्त बयान था। लेकिन पिंडी में दाखिला मना है क्या पिंडी में किसी का आना मना है? मुझे बड़ा परेशानी इस बात से। नहीं सर, लियाकत बाग जैसी आम जगह और वहाँ पर क्या क्या वाक़यात है, उनकी तारीख़ आपसे बेहतर कौन जानता। पिंडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की सियासी तारीख़। बिल्कुल, तो पिंडी में सियासतदानों का दाखिला मना तो नहीं है? कतन नहीं है सर। शेख रशीद पिंडी में रहते हैं, लाल हवेली में, जैसी भी लाल हवेली है वो उस पर रहते हैं वो। तो पिंडी का मसला नहीं है, मसला GHQ का था। सीधी बात है कि वो GHQ पर मुजाहरा करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि PDM तैयार नहीं है। PDM की पार्टियां, खासतौर से पीपल्स पार्टी, वो तैयार नहीं है GHQ मुजाहरा करने उनका पिंडी ने इस्लामाबाद चलते हैं। मुस्लिम लीग भी इस्लामाबाद की बात कर रही है। तो जब स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा तो वही तय करेगा हम इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ अलामती धरना देंगे हम। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमें और तरफ भी देखना चाहिए। स्टेट बार बार नाकाम हुई है, मैं दावे से कहता हूँ ये बात। स्टेट ईस्ट पाकिस्तान में नाकाम हुई, स्टेट कराची में और फाटा में और वज़ीरिस्तान में नाकाम हुई, स्टेट स्वात पे नाकाम हुई, फिर दोबारा उठ के बैठी कपड़े अपने झाड़ के। ह्यूमन राइट्स का मसला है, इंसानी हकूक़ का मसला है, पार्लिमानी निज़ाम का मसला बिल्कुल नहीं है, सदारती निज़ाम का मसला बिल्कुल नहीं है। पार्लिमानी निज़ाम तय कर लिया गया है,
1 यूनिट, पहले 1 यूनिट था ना यार, जब आपने ईस्ट पाकिस्तान को पैरिटी दी थी, आपने कहा था हम मगरबी पाकिस्तान वाले तुम्हारे बराबर की सीटें रखेंगे, पैरिटी दी थी आपने। और सबसे बड़ी गद्दारी थी वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान से कि आपने अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया था। वो भी तो करप्शन थी ना यार। राइट जी सर। बेग साहब बात काम है, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं कमेंट ले लूँ मलिक साहब और सलमान आबिद साहब का। मलिक साहब, सर आप कैसे देखते हैं इस वक्त पीडीएम और सारा मामला? एक तरफ एहसन इकबाल साहब डीजीआई एसपीआर के बयान को खुशाइन करार दे रहे हैं, मौलाना साहब नहीं दे रहे, कमर ज़मान कायरा साहब का बयान कुछ और आ रहा है, तो डिवाइड तो बड़ी वाज़ेह है पीडीएम में। देखिए जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं तो ये मफरूज़े पे खिलाफ हूँ कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जनरल स्टोर है, एक जरदारी जनरल स्टोर है, एक नवाज जनरल स्टोर है, एक नया खुला इमरान जनरल स्टोर है। पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह नहीं होती, और उसकी वजह मैंने आपको पहले बता दी है कि यहाँ पॉलिटिकल कल्चर नहीं है और उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान का वोटर नहीं है, स्टेट है। पहली बात, इस वक्त की लड़ाई में 2 बंदे फंसे हुए हैं, एक का नाम है नवाज फैमिली और दूसरा मौलाना फजल रहमान। इनके लिए कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी को समझ आ गई है कि मुल्ला दी दौड़ मसीद तक, उन्होंने फिर जाके कुछ ना कुछ ले लेना है। जो इशू है पाकिस्तान का वो वहीं का वही है, जो मैंने आपको दबे लफ्जों में समझा दिया है कि आपको पॉलिटिकल कल्चर वो बनाना पड़ेगा कि वोट से आए वोट से जाए। मौलाना फंस गया, मौलाना के पास अब रास्ता कोई नहीं रहा। जिनके साथ मिलकर उन्होंने सारा मुल्क काम किया, अब उनसे उनकी मुखालफत हो गई है। मुझे लग रहा है कि मौलाना के पास एक ही रास्ता है, या वो तसादम में जाएं या मर जाएं या जिंदा रहें। मौलाना की सियासत इस तरह जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए वो अग्रेसिव है और इसीलिए पीपल पार्टी खामोश हो गई है। आपको बात समझ आ जानी चाहिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ। आपकी बात सर बिल्कुल समझ आ गई और मेरे ख्याल से सब इत्तेफाक भी करेंगे। सलमान आबिद साहब, सर आपकी क्या राय होगी इस सारे मामले पर और पीडीएम के मामले को कहाँ तक जाता आप देख रहे हैं? देखिए, मैं तो शुरू से पहले कह रहा था, ये पीडीएम जो है इसके अंदर से कोई जमहूरियत शमूलियत का मसला नहीं है, ये इक़्तिदार परस्तों का टोला है और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से मिलके साजबाज करके अपने लिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए इक़्तिदार का रास्ता निकाल रहा है। ये जो कल मौलाना फजल रहमान ने कहा है ना कि आप तो खुद तो जो है पिज़्ज़ा खाते हैं और हमें चाय पे टरखाते हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि वो जो पिज़्ज़ा इक़्तिदार का जो एक पूरा फ्रेमवर्क है ना, उसमें से हमें एक पिज़्ज़े का टुकड़ा दें। वो बुनियादी तौर पर इक़्तिदार के अंदर हिस्सादारी मांगने की बात कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से, और उन्होंने कोशिश की है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन को इस्तेमाल करके वो एस्टैब्लिशमेंट से अपने लिए स्पेस क्रिएट करें जिसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे कोई मुस्तकबिल पीडीएम का नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पीडीएम आपस में इस वक्त इख्तलाफात का शिकार है। आज पीपल्स पार्टी ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, इस्लामाबाद ही जाना है, पिंडी नहीं जाना। तो ये जो पिंडी जाने की ज़हनी इख्तरा है, ये सिर्फ एक दबाव का टैक्टिस है फजल रहमान का कि शायद एस्टैब्लिशमेंट उनसे डर के कोई बातचीत कर सके। और कल जो डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि हमारा कोई पसे पर्दा कोई डायलॉग नहीं चल रहा, वो सारा रिफ्लेक्शन है कि एक फ्रस्ट्रेशन जो है ना इस वक्त अपोजिशन जमातों में इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने की, उसका कोई रास्ता बजरिया एस्टैब्लिशमेंट नहीं निकल रहा, क्योंकि उनको भी पता है हमने अवामी जद्दोजहद से नहीं निकालना, इसीलिए उनको भी रास्ता नजर आता है कि एस्टैब्लिशमेंट के जरिए निकालना है। और इसी वजह से पीपल्स पार्टी ज्यादा अच्छे कार्ड खेल रही है, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपने आप को इंगेज कर रही है, दीवार से टक्कर नहीं मार रही फजल रहमान और नून लीग के साथ मिलकर। इसलिए पीपल्स पार्टी ने अच्छे कार्ड खेले हैं, वो बेहतर पोजीशन पर खड़े हैं, और जो पीएमएल-एन और पीपल्स जेयूआई है वो सियासी तनाई का शिकार होते जाएंगे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, नासिर बेग चुगताई साहब, ताहिर मलिक साहब, सलमान आबिद साहब, इंतहाई मोअज़्ज़िज़ हमारे तीनों मेहमान। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जहाँ तक ब्रॉडशीट का मामला है तो नवाज शरीफ साहब ने ब्रॉडशीट को ख़रीदने की कोशिश की, गलत किया। इस बात की हम अगर ये हकीकत और प्रूव हो सकती है तो मजम्मत करते हैं, गलत बात है। लेकिन जो कुछ बाकी 2000 से लेकर 2020 तक हुआ उस पर इमरान खान साहब क्यों नहीं को बात करते, एक अहम सवाल है, क्योंकि पूरी एक तारीख़ है। और फिर जो बाकी मामलात हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, और ख़ास तौर पर वो हाईलाइट जो आज इमरान खान साहब ने काबीना अरकान को कहा कि अब अपनी वजारत पर फोकस करें और वक्त आ गया है कि परफॉर्म करें। 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल बाद ही परफॉर्म कर दें अगर ये ख्याल आ जाए और आवाम को समरात मिलने लगें। स्टिल नथिंग बैड। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।